न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपके साथ 1 घंटे के लिए लाइव जुड़े रहते हैं। और इसी के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर जो लगातार फ्लैश हो रहे होते हैं और इन नंबर पर सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हेल्दी इंडिया के इस 1 घंटे के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी जुड़ती है और डॉक्टर्स आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ हमारे साथ बने रहते हैं। तो ऐसे में 1 घंटे का समय आपके पास भी है। और आज का विषय भी मैं आपको बता दूं, आज का विषय हमने चुना है साइनस। तो आज साइनस को लेकर बातचीत हम करेंगे, क्योंकि ये बीमारी तो बहुत कॉमन है। बहुत से लोगों को भी साइनस की समस्या से जूझ रहे होते हैं, लेकिन वो समय रहते इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं उन्हें माइग्रेन तो नहीं है, कहीं उन्हें कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है या वायरल तो नहीं हो गया है, लेकिन वो इसे धीरे धीरे नजरअंदाज कर देते हैं और यही बीमारी एक बड़ा रूप भी ले सकती है और फिर आपको और ज्यादा बीमार कर सकती है। तो कौन सी वो सिचुएशन है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको साइनस है या नहीं है, वो सिम्टम्स कौन से होंगे, इसके इलाज क्या क्या होंगे, इन सभी मामलों को लेकर हम बातचीत करेंगे और डॉक्टर से भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। साइनस संक्रमण, जिसे साइनाइटिस भी कहते हैं। साइनस सिर में हवा से भरे स्थान होते हैं। वे माथे, नाक की हड्डियों, गालों और आंखों के पीछे स्थित होते हैं। स्वस्थ साइनस में कोई बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु नहीं होते हैं। ज्यादातर समय बलगम बाहर निकल जाता है और हवा साइनस से होकर बह पाती है। जब साइनस के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं या बहुत अधिक बलगम जमा हो जाता है, तो बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु अधिक आसानी से पनप सकते हैं। साइनस संक्रमण जैसी बीमारी को आमतौर पर व्यक्ति खांसी जुकाम के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लगभग 13.4 करोड़ लोग साइनस संक्रमण से पीड़ित हैं। इतने ज्यादा नंबर होने का मुख्य कारण बीमारी के बारे में जानकारी न होना या दूसरे रोगों के बीच अंतर न कर पाना हो सकता है। साइनस की समस्या बहुत ही आम है। दुनिया भर के लाखों लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। साइनस के संक्रमण का शिकार बच्चे, वयस्क और बूढ़े भी हैं। नाक बंद होना, बार बार छींक आना, बुखार, खांसी, सर दर्द, पोस्ट नेजल ड्रिप, नेजल पॉलिप, नाक से गाढ़ा श्राव निकलना, दांतों या जबड़े में दर्द होना, सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता में कमी आना, चेहरे पर छूने में दर्द महसूस होना या लगातार दबाव महसूस होना। उचित उपचार और देखभाल से साइनस संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसलिए यदि लंबे समय तक लक्षण रहने या बार बार संक्रमण होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें। यदि इसके लक्षण 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहते हैं या थोड़े हल्के हो जाते हैं, तो भी अपने निकट के अच्छे हॉस्पिटल में जाकर तो फिलहाल देखिए, ये रिपोर्ट तो आपने साइनस को लेकर के देख ली और ये भी समझ लिया कि ये किन कारणों से हो सकता है। लेकिन अब हम उपचार की ओर भी आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर से ही जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर्स का इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार जी। आप सीनियर कंसल्टेंट है, ENT एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर अनुराग जान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप भी ENT एक्सपर्ट है सर, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर शुभि त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई है, MBBS MS ENT एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर ललित वर्मा जी ENT स्पेशलिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द डॉक्टर ललित भी हमारे साथ फ्रेम में आपको नजर आएंगे। फिलहाल हमारे साथ क्योंकि आपको इस वक्त 3 डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक एक करके उनसे सवाल लेते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं
कि 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव है और आप इस 1 घंटे के प्रोग्राम में अपने सवालों के जवाब खुद जान सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन इस बीमारी के तहत में होता है तो फिर उस बीमारी को लेकर आप बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर से जान सकते हैं कि क्या आपको वाकई साइनस के सिम्टम्स है या नहीं है, डॉक्टर के पास आपको कब विजिट करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर पंकज मैं आपसे करूंगी। साइनस को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस रहते हैं, लोग उसे क्लियर समझ नहीं पाते हैं कि साइनस होता क्या है, तो सबसे पहले तो इस बारे में ब्रीफ। देखिए, साइनसाइटिस जो एक प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे मरीज़ जो है हमारे पास आते हैं। इसका मेनली जो कारण होता है, लोग इनिशियल स्टेज पे उनको इग्नोर, एक सिंपल सर दर्द मान के उनको छोड़ देते हैं और वो लोकल या घर में रखे हुए कोई भी पैरासीटामोल या पेन किलर इस टाइप का मेडिसिन लेके, और वो उनसे क्या होता है कि टेम्प्रोरी आपको तो एक जो सर दर्द की जो प्रॉब्लम है वो आपका ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो कोई उपचार नहीं है। और इस बीमारी को जो है आप बिल्कुल ही मतलब इतना ज़्यादा इग्नोर ना करें, सिर्फ सर दर्द का बीमारी समझ के ना छोड़ें, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि जो आपके अंदर जो हमारे साइनसेस हैं, जो कि 4 टाइप के साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी, इथमॉइड एंड स्फेनॉइड साइनस। एक कैविटी होता है, एक कैविटी जो हमारे जो ब्रेन का जो वेट है उसको होल्ड करने के लिए एक खाली स्पेस टाइप का बना हुआ है, और इसी के अंदर क्या है, जो हमारे जो कोई भी इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, और उस इन्फेक्शन के कारण जो उस साइनस के जो अंदर का जो म्यूकोसा होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, और वो जो साइनस के द्वारा जो एक कैविटी बनती है, जो सिक्रीशन हमारा निकलता है, जो प्रोटेक्ट करता है, उसको रोक देता है, जिसके वजह से ये बीमारी जो है धीरे धीरे एक्यूट पहले सिर्फ कुछ दिनों के लिए बीमारी होता है। अगर आप इसको बहुत दिनों तक, अगर 12 हफ्ता से ज़्यादा तक इसको अगर आप इग्नोर रखते हैं तो क्रॉनिक साइनस में ये आपका तब्दील हो जाता है। इसीलिए आपको जब भी इस टाइप का कुछ भी इंडिकेशन मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, इसको इग्नोर ना करें। ठीक है डॉक्टर अनुराग, आपसे भी मैं थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बातचीत करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर ने हमें कुछ सिम्टम्स बताए, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं खासतौर पर जब हम फेस एरिया की बात करते हैं? कई लोगों को जैसे दांतों में या जबड़ों में दर्द महसूस होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, बार बार छींकें आती हैं, तो वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इन्फेक्शन के थ्रू इफेक्ट हुए हैं, कुछ वायरल तो नहीं हो गया है, या ये साइनस ही है, तो ये समझ कैसे पाएंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 तरह की साइनस होती है, तो हर साइनस में इन्फेक्शन एक्यूट है या लंबे समय से, उस तरह से उसके सिम्टम्स अलग अलग होते जाएंगे। जो हमारे चेहरे के नीचे हमारे दांतों के ऊपर की साइनस, जिसे हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं, अगर इसमें इन्फेक्शन होता है तो आपके जबड़े में दर्द, दांतों में दर्द आ सकता है, पीला साफ हो सकता है। अगर यही साइनस, फ्रंटल साइनस जो हमारी आई के ऊपर है, तो आपकी आंखों में दर्द होगा, आपको सिर में दर्द ज़्यादा होगा। यही स्फेनॉइड साइनस जो दिमाग के पास होती, तो आपको सिर के पिछवाड़े हिस्से में ज़्यादा दर्द होगा। तो एक्यूट साइनसाइटिस में जो भी साइनस इन्वॉल्व हो रही है, एक या मल्टीपल, उसके हिसाब से आपको सिम्टम आ सकते हैं। उसके अलावा साइनसाइटिस में अगर क्रॉनिक जैसे हो जाती है, डॉक्टर साहब ने बताया कि 12 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपकी साइनसेस हैं और क्रॉनिक साइनसाइटिस हो जाती है, तो उसमें कार्डिनल आपको सिरदर्दी मिलता है, ज़्यादातर सिरदर्द मिलेगा, या रात के समय खांसी, लेटने पर खांसी होना एक साइनसाइटिस का बड़ा ही पिक्यूलर फीचर है कि लेटने पे बलगम गले में आता है और रात को सोते समय आपको खांसी करता है, वो हो जाता है। प्लस अगर डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का इन्फेक्शन है, बट कई इन्फेक्शंस में आपके अंदर आपको खुद अंदर स्मेल, गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, या आपके वाइफ या हस्बैंड जिनको भी करस्पॉन्डिंग जो भी पार्टनर है वो कंप्लेन करेंगे कि आपके मुंह या नाक में बदबू आ रही है। मेनली जो होती है हमारे यहाँ लोगों को लगता है जुकाम है, ठीक हो जाएगा, बट अगर कोई जुकाम नॉर्मली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो 3 से 5 दिन में सेटल हो जाते हैं। नहीं होता है, अगर परसिस्टेंट कर रहा है तो इट इज़ बेटर टू शो इट टू अ स्पेशलिस्ट। ठीक है डॉक्टर अनुराग, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कानपुर से जुड़ चुके हैं, अवनीश। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी अवनीश जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरा बेटा 6 साल प्लस है जी, और उसको ना मैम अक्सर जो है उसके सिर में दर्द हो जाता है और उसके अचानक से बहुत तेज पेन होता है।
और डॉक्टर फिर उसको पैरासीटामोल देते हैं, उसको आराम हो जाता है, पर उसके अगले दिन जो है या शाम को उसको जो है सिर्फ जुकाम या बुखार की समस्या भी क्रिएट हो जाती है। और जिस समय उसको नहलाते हैं, नहलाते समय जब उसके सिर पे पानी डालते हैं तो उसको बहुत उलझन होती, लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिएगा कॉल पे अवनीश जी। मैं इस सवाल का जवाब डॉक्टर शुभी जी से लेना चाहूंगी। डॉक्टर शुभी जी, बच्चों में साइनस की दिक्कत कॉमन होती है, एसोसिएटेड इसमें यूजली यही दिक्कतें होती हैं कि हो सकता है ना कि हड्डी टेढ़ी हो तो जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है साइनस का, जिससे पस ड्रेन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, या फिर बच्चों में एलर्जी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो पस नेचुरली बहुत ज़्यादा बन रहा है और फिर वो बाद में इन्फेक्ट हो रहा है। तो साथ में बुखार आ रहा है और ठंड से उसे दिक्कत हो रही है, तो ये ज़्यादातर अक्यूट साइनसाइटिस की तरफ जाता है। मैं चाहूँगी कि इनका डिटेल एक बार एग्जामिनेशन हो, उसमें जो डॉक्टर हैं वो सारे सिम्टम्स का एक लॉग करेंगे, एक एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करेंगे, क्योंकि बच्चे की नाक में हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, टर्बिनेट्स कितने बड़े हुए हैं, डिस्चार्ज कितना है, और बच्चों में 6 साल की उम्र में नाक के पीछे एक टिश्यू होता है एडिनॉइड, जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, कई बार ये भी बड़ा होता है और ये भी साइनोसाइटिस में कंट्रीब्यूट करता है। तो पूरी ओवरऑल पिक्चर लेके और एक सीटी स्कैन, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से साइनसेस कहाँ इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद बच्चे को एंटीबायोटिक और नेज़ल स्प्रेस इन सब का एक कोर्स दिया जाता है। तो इनकी एक डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एक सीटी इवैल्यूएशन बनती है। ठीक है मैम, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि कॉलर्स और लोग ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्टिकुलर कोई डॉक्टर इस बीमारी के लिए है या फिर किसी भी जनरल फिजिशियन को हम दिखा सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगी। इसमें ENT का एक रोल है, जो नाक और एडिनॉइड्स और साइनसेस को इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि वन साइडेड हेडेक आ रहा है, बच्चा छोटा है, तो एक न्यूरोलॉजी इवैल्यूएशन भी बनता है कि हेडेक का कोई और कारण तो नहीं है। कई बार माइग्रेन होते हैं जो इस तरह से आते हैं, जो कि इनके बच्चे में कम आशंकाएं हैं, क्योंकि उसे सर्दी जुकाम भी होता है, फीवर भी आता है। तो माइग्रेन में यूजुअली फीवर और नेजल ब्लॉक ये सब इश्यूज नहीं होते हैं, पर डेफिनेटली बच्चे में एक न्यूरोलॉजी इवैल्यूएशन और एक यूजुअली बच्चे पीडियाट्रिक्स के पास जाएंगे तो वो अपने आप, अगर उन्हें लगेगा नाक इन्वॉल्व है तो वो एक ENT के पास रेफर करते हैं, बट आइडियल इलाज एक ENT के पास जाके होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं अवनीश जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। तो सबसे पहले आप मेडिकल एग्जामिनेशन अपने बच्चे का ज़रूर करवाइए, और उसके बाद अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ भी रिपोर्ट में आता है तो नियर बाई डॉक्टर या ENT एक्सपर्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से बारीकी से समझ पाए कि आपको क्या कुछ और ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर ललित वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ललित, क्योंकि देखिए जब साइनस का जिक्र हम करते हैं तो ऐसे में सबसे ज़्यादा समझना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि खान पीन में क्या कुछ हमें बदलाव करने चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आज के वक्त में हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, वयस्क हो या बुजुर्ग हो। तो ऐसे में डाइट को लेकर भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि अगर साइनस का कोई पेशेंट है तो उसे कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो पूरी तरीके से अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर किस चीज़ का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए? डॉक्टर ललित, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, लॉटरी में डॉक्टर ललित अवॉइड करना होता है जितना हो सके, बस लिक्विड एंड वार्म डाइट है। वार्म डाइट से क्लियरेंस होता है साइनसिस का, वो बेटर हो जाता है, क्योंकि साइनस की लाइनिंग जनरली जो होती है डबल लेयर म्यूकस लेयर होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और जो एक लेयर होती है उसमें हमारे सीलियाज होते हैं, उसमें हमारे सीलियाज होते हैं। अगर हम कोल्ड डाइट लेंगे या बहुत फ्राइड या डाइट लेंगे या डाइट में लिक्विड डाइट कंटेंट हमारा कम होगा, तो उस कंडीशन में हमारा म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जो है हैम्पर्ड हो जाता है। जस्ट लाइक कोल्ड कंडीशन में, या फिर आपका जैसे जैसे वेदर, अब हमारा कोल्ड वेदर आ रहा है तो उस वेदर में क्या होता है कि मॉइस्चर हमारी कम हो जाती है। मॉइस्चर कम होने से हाइड्रेशन हमारा जो नेजल म्यूकोसा का और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का कम हो जाता है। इसलिए हम जनरली एडवाइज करते हैं कि जितना बेटर हो वार्म एंड लिक्विड डाइट लें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, जिससे कि हमारा म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बेटर हो, जिससे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो हमें इजीली हम उसको मैनेज कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ फॉरेन बॉडी या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बेटर होने से, हाइड्रेशन बेटर होने से वी कैन स्पिट आउट मच इजीली
Otherwise, our sputum gets thickened in condition of cold climate as well as in some polluted and in cold weather. So it definitely cause trouble for patient. If we advise them to take some steam inhalation, take some gargles, take some hot soups, that will definitely give better results for patient. ठीक है डॉक्टर ललित, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने डाइट के बारे में भी समझा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने ये देखा है कि लोग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो डाइट के साथ साथ में एक्सरसाइज इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं उस पैटर्न में भी हमने कई बार लोगों के बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, किसी के टाइम शेड्यूल्स बिल्कुल फिक्स नहीं होते हैं, तो फिर इसका भी क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, आपके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है जी। एक तो आपने पूछा एक्सरसाइज और दूसरा आपने पूछा स्लीपिंग पैटर्न। एक्सरसाइज, देखिए साइनोसाइटिस क्या है कि आपका जो है पूरा एक हमारा एक बॉक्स है, नोज़ साइनस का जो है एक पूरा चेन बना हुआ है। तो इन केसों में क्या होता है कि आप देखे होंगे बहुत सारे जो साइनस के पेशेंट होते हैं वो जल नीति, सूत नीति, इस टाइप का जो है एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ENT जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस चीज़ को कभी भी आपको एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, उन सब चीज़ करने से आपकी इंजरी जो है, नाक के अंदर जो सीलिया होती है या जो भी उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आपको अगर एक्सरसाइज करना है तो आप योगा कीजिए जिसमें प्राणायाम है, जिससे कि आप एक नाक से सांस को लेते हैं और दूसरी तरफ से नाक को आप जो है इन एंड आउट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, उसमें बहुत सारे पेशेंट को जो है रिलीफ मिला है। और हम लोग बहुत सारे पेशेंट को आफ्टर साइनस के ऑपरेशन के बाद या नाक की हड्डी टेढ़ी होने के बाद हम लोग उनको एडवाइस भी करते हैं कि अब इस टाइप का जो है योग क्रिया आप करें, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये चीज़ है कि स्लीपिंग पैटर्न आपको पता ही है कि जो भी हमारा स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें हमारा कोई स्लीप पैटर्न रहा नहीं आज के डेट में। आप देखेंगे जितने भी लोग हैं आज के वर्किंग में सारे मैकेनिकल हो चुके हैं। रात को 12 o'clock सोना, अर्ली मॉर्निंग मतलब आप उठना है, ऑफिस जाना है। दूसरा सबसे जो होता है मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्लीप पैटर्न होता है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से जो साइनस के पेशेंट हैं, अगर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, मिनिमम 7 आवर्स अगर आपका स्लीपिंग नहीं है नाइट में और साइनस की समस्या है, तो ये देखा जाता है कि जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं तो आपको हेडेक महसूस होता है। उसका कारण क्या है कि जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है साइनस का, वो डिपेंडेंट हो जाता है जाके, और जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम पेशेंट को वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे उठते के साथ सर में दर्द ज़्यादा होता है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे डे चढ़ता है हमारा जो है हेडेक भी सबसाइड हो जाता है। तो वो एक ग्रेविटी जो फंक्शन करता है हमारे साइनस के अंदर, वो एक प्रॉब्लम है। तो इसमें जो आपका ख्याल रखना है कि आप प्रॉपर स्लीप लें, एटलीस्ट 7 आवर्स का स्लीप लें, और इस दौरान जो है कोई भी डिस्टर्बेंस अपने पास ना रखें। अगर आपको सुबह अगर हेडेक हो रहा है या स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है रात में और सर दर्द हो रहा है साइनसाइटिस के पेशेंट में, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हम पेशेंट को बताते हैं, जिसमें कि कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कॉस्ट ये है कि आप स्टीम लें। अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ जो है अगर आप स्टीम इनहेलेशन, सिंपल स्टीम इनहेलेशन भी लेते हैं तो जो भी आपका साइनस का जो अंदर का म्यूकोसा क्लियरेंस जो कंजेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और आपको जो है नेक्स्ट डे जब आप सोएंगे तो जो पेशेंट का होता है कि सोने के टाइम में मेरा जो है नाक बंद हो गया, मुझे नींद नहीं आई, मैं मुंह से सांस ले रहा था, हाँ, ये सब भी कारण होता है कि आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है रात में। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर नाइट में आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है साइनसाइटिस के पेशेंट में, तो आप सोने से पहले भी स्टीम लें, तो उससे भी जो है आपका जितना आपके नोज़ के अंदर जो क्रस्ट है और सिक्रीशन है या कोई एडिमा है नाक के अंदर में, वो सबसाइड होता है और आपको अच्छी नींद आएगी फिर। ठीक है डॉक्टर अनुराग, क्योंकि अभी सर ने एक और बात का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि कई बार जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और या फिर उनमें वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आते हैं, यानी वो स्टेज बढ़ जाता है, तो ये हम किस सिचुएशन में समझ पाएंगे कि उन्हें क्या सर्जरी की ज़रूरत हो जाती है? कब उन्हें डॉक्टर, जब वो विजिट करते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें किस सिचुएशन में आने के बाद ये कहते हैं कि अब आपके मेडिसिन के इंटेक्स को भी और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हैवी डोजेस हो जाते हैं? इसको लेकर थोड़ा डिटेल में हम जानना चाहेंगे। देखिए, साइनसिस बेसिकली बोन है
और बोन की अपनी ब्लड सप्लाई कम होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन अगर एक बार अंदर हो जाए तो उसे जाने में लंबा समय लगता है। तो यूजुअली एक्यूट साइनोसाइटिस में जो एक्सेप्टेड नॉर्म ये है कि आप 3 हफ्ते एंटीबायोटिक दीजिए। 3 हफ्ते एंटीबायोटिक के बाद में आप एक सीटी स्कैन करा के देखिए। अगर सीटी स्कैन में अभी भी साइनोसाइटिस है तो फिर डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन थोड़ा बहुत ही बाकी है तो आप थोड़ा और दवाइयाँ दे दीजिए, और साथ में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राणायाम वगैरह, और आजकल एक मेडिकल वर्जन ऑफ जल नीति है जिसमें कि आप उसी पीएच का सोल्यूशन से जो नाक हमारी बॉडी का पीएच होता है उसी पीएच उतना ही नमक डालते हैं उसमें उबले पानी में, जिससे कि वो बॉडी के पीएच के बराबर आ जाए। उससे नाक की वॉश करने से भी लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। बट प्लेन पानी से जो ज़्यादातर योगिक क्रिया में प्लेन पानी से करवाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, या रबड़ नीति या सूत्र नीति जो होती हैं उससे ज़रूर आप अंदर की लाइनिंग डैमेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं। और अगर 3 हफ्ते के सीटी स्कैन में ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं कि आपके अंदर पॉलिप बन गए हैं या इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, तो फिर आपको सर्जरी के लिए आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शुभी, क्योंकि देखिए इससे पहले भी हम साइनस को लेकर के मिसकंसेप्शंस पर खास तौर पे बातचीत कर रहे थे, तो ऐसे में क्योंकि अभी डॉक्टर्स ने माइग्रेन को लेकर भी बताया और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जब सर्दी ज़ुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा का लोग शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है लोगों को, नाक में इरिटेशन कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर धूल मिट्टी की जगह पर वो काम कर रहे हैं या कहीं पर धूल मिट्टी उड़ रही है तो ऐसे में उनको और ज़्यादा वो इफेक्ट करने लगता है। तो क्या वाकई ये सच है कि जिन लोगों में साइनस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है उन्हें ऐसी जगहों से खास तौर पर अपने आप को बिल्कुल दूर रखना चाहिए जहाँ डस्टिंग का काम हो? देखिए थोड़ा मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा और अक्यूट साइनोसाइटिस, तीनों में डिफरेंस है। एलर्जी तो हमारा डस्ट एक्सपोजर या पॉलन एक्सपोजर, माइट्स, और घर में पेट्स हुए तो उनसे एलर्जी हो सकती है। इसमें से नाक में छींक आना, पानी आना, आँखों में पानी आना, खुजली होना, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, और इसे मेडिकेशन से रिजॉल्व किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ है वायरल इन्फेक्शन, जो हम सबको होता है। साल में 6 बार वायरल इन्फेक्शन होना नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मौसम चेंज होता है, सबकी थोड़ी बहुत नाक बंद होती है, थोड़ा बहुत फीवर आता है और ये 1 हफ्ते में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। आप पैरासीटामोल लेंगे, सिनारेस लेंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। जो तीसरी चीज़ आपने बोली साइनसाइटिस, वो तब है जब पस रह गया है साइनसेस में और उस पर आके बैक्टीरिया या फंगस ने अटैक किया है और वहाँ पे एक ऐसा वाला इन्फेक्शन हो गया है। इसको हम एंटीबायोटिक से ही ट्रीट करेंगे। जहाँ तक बात आती है अवॉइड करेंगे तो एलर्जी कम हो जाएगी। बहुत केसेस में अगर लोगों को पेट्स से एलर्जी है तो अगर पेट्स घर से बाहर कर देंगे तो हाँ एलर्जी कंट्रोल में आ सकती है। दूसरी चीज़ है अगर धूल से एलर्जी है या पॉलन से एलर्जी है तो उन मौसम में जब स्प्रिंग होता है, पॉलन का सीज़न बहुत पीक पे है, तब अगर आप बाहर का एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे तो एलर्जी थोड़ी कंट्रोल में आ सकती है। ये कम्प्लीटली अवॉइडेबल नहीं है बिकॉज एलर्जी एक क्रॉनिक कंडीशन है, खासकर से उन लोगों को जिनको डस्ट माइट्स की एलर्जी होती है। ये हमारे बेडिंग्स पे, कारपेट पे, पर्दों पे, सब पे जमी होती है और इससे इंसान को जब घर के अंदर ज़्यादा एलर्जी होती है, सुबह उठते ही 10 बार 20 बार छींकेंगे, ये कम्प्लीटली अवॉइड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर हम घर भी पूरा साफ़ कर दें, बेडिंग भी पूरी तरह साफ़ कर दें, थोड़ा बहुत डस्ट माइट्स इधर उधर रह जाता है। तो जी अवॉइडेंस हमें ज़रूर करनी चाहिए। अवॉइड करेंगे तो हाँ साइनसाइटिस के चांसेस कम है, बट अवॉइडेंस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, वो कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं होती है। 100% अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन इज़ वेरी डिफिकल्ट इन एन एलर्जिक पर्सन। ठीक है, डॉक्टर शुभे के बाद मैं डॉक्टर ललित का रुख कर रही हूँ। डॉक्टर ललित, क्योंकि अब तक हमने इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स को लेकर के बातचीत की, डाइट को लेकर भी बातचीत कर ली, लेकिन ये भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही साइनस की प्रॉब्लम हो या ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? साइनस की प्रॉब्लम जनरली सभी एज ग्रुप में होती है। बच्चों में भी साइनसेस की प्रॉब्लम देखी जाती है, अडल्ट में भी देखी जाती है, ओल्ड एज में भी देखी जाती है। ये डिपेंड करता है कि बच्चों में अगर हमारा कई बार एडिनोइड्स वगैरह साइमल्टेनियसली हो, मतलब बड़े हुए होते हैं, तो उस कंडीशंस में क्रॉनिक इन्फेक्शंस वगैरह एडिनोइड के होते हैं तो वो भी एक साइनोसाइटिस के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की तरह काम करता है। अडल्ट्स में ये काफ़ी कॉमन है बिकॉज अडल्ट्स में एलर्जीज़ काफ़ी होती हैं। एलर्जीज़ के साइमल्टेनियसली उनको पॉल्यूशन एक्सपोजर काफ़ी होता है, पॉलन एक्सपोजर होता है,
तो उन कंडीशंस में भी या फ्लू वायरसेस के थ्रू हमें क्रॉनिक साइनोसाइटिस वगैरह लेटर ऑन डेवलप हो जाती है। ओल्ड एज में भी काफ़ी कॉमन है, तो ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एज में होता है। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी एज ग्रुप में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। ठीक है डॉक्टर ललित, लेकिन सवाल इसमें ये भी है कि जिस तरीके बट से इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमें जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जनरली हम लोगों को हम जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं बच्चों को, तो कई बार हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, हम एज ए वायरल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करते रहते हैं। बट अगर बच्चा साइनोसाइटिस के प्रॉपर सिम्टम्स लेके आता है, अगर कोई हेडेक हो रहा है, उसके कोई फेशियल पेन है, फेशियल स्वेलिंग है, चीक स्वेलिंग है, स्वेलिंग अराउंड आईब्रोज है, तो हमें जैसे हम अडल्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं साइमल्टेनियसली बच्चों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बच्चों के लिए भी हमें कई बार एक्सरेज वगैरह या नेजल एंडोस्कोपी जैसे हम अडल्ट में करते हैं, बच्चों में, बूढ़ों में, सभी में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न होता है इन्वेस्टिगेशन का। और अगर डिजीज़ मिलती है तो अकॉर्डिंग टू मतलब उसकी सिम्टोमोलॉजी या साइनस इन्वॉल्वमेंट हम उसके अकॉर्डिंगली बच्चों, बूढ़ों और अडल्ट में ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है डॉक्टर ललित, तो देखिए लगातार हम आज साइनस को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर्स का पूरा पैनल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही आप भी हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हेल्दी इंडिया में आज हम बात साइनस को लेकर के कर रहे हैं, इसके मिसकंसेप्शंस और साथ ही सिम्टम्स और क्या कुछ ट्रीटमेंट्स इसके हो सकते हैं। इसी के साथ ब्रेक के बाद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं कप्तान जी हरियाणा से, सोनीपत हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कप्तान जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेहरबानी मैम, मुझे एक हफ्ते से जैसे डॉक्टर साहब बता रहे ना ऐसी दिक्कत हो रही है जी। तो मैंने डॉक्टर से दवाई ली थी, मेरे डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया था, तो अभी भी मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। तो मैंने उससे भी कहा है कि इंडिया टीवी पे डॉक्टर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं, बोला कोई बात नहीं अंकल जी आप आ जाओ। तो मुझे एक हफ्ते से दिक्कत है, मैं नौकरी करूंगी दिल्ली में एमसीडी में, तो मेरा दर्द माटे का काम है। ठीक है, लेकिन कप्तान जी जानना हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आपको कैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, किस प्रॉब्लम से इस वक्त आप डील कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं है, जैसे कि जुकाम हो गया, फिर मैं छींक आ जाए कई बार, बस और कुछ नहीं है। ठीक है डॉक्टर पंकज। कप्तान साहब आपका जो है काम क्या करते हैं कप्तान साहब? जी मैं एमसीडी में नौकरी करता हूँ, धूल माटी का काम है दिल्ली। ठीक है ठीक है कप्तान जी, जैसा आपको पता है कि आपका जो काम है उसी से आपका बीमारी जो है उत्पन्न हो रही है। जो आपका जो लक्षण है बीमारी का, आपका जो है नाक से पानी आना, छींक आना, नाक का बंद हो जाना, सर में दर्द होना, ऐसा ही लक्षण आपको महसूस होता होगा। नहीं सर में दर्द तो सर्दी कई बार मेरा बीपी हो जाए जब हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो जो आपका काम है ना, उसी काम में इस बीमारी का जो है जड़ छिपा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि धूल मिट्टी का काम आपको करना ही करना है, उससे आपको निजात नहीं है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जब भी अगर आप धूल मिट्टी का काम करते हैं तो आप अपने फेस पे कोई भी कपड़ा बांध लें, गमछा बांध लें, तौलिया बांध लें, मास्क पहन लें, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल है जैसे ही आपके नाकों के अंदर घुसेगा और थोड़ा भी कांटेक्ट होगा तो आपको छींक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, एलर्जिक पर्सन हैं। ठीक है, आपको एलर्जी की बीमारी है और आपको डायग्नोसिस भी आपको पता है कि आपको दिक्कत क्या है। आपको दिक्कत जो है डस्ट से है। डस्ट जो है आपका जो है ना छींक आने का दुश्मन बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं इससे निजात लेना तो दवा तो चलेगी ही चलेगी, जो भी आप डॉक्टर साहब से दिखाने जा रहे हैं उनसे आप दिखवाइए ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रिकॉशन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप अपने काम पे जाते हैं तो आप नाक के ऊपर कुछ भी कपड़ा बांध के काम करें, नहीं तो ये बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, बहुत लंबी दवा खानी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, चलिए ठीक, उम्मीद करते हैं कप्तान जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगले कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से रमेश जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी रमेश जी आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरे बेटे की उम्र 28 साल है जी, उसको हमेशा सर्दी रहती है, तो यहाँ डॉक्टरों को दिखाया तो बोलते नाक की हड्डी बड़ी हुई है, तो इसके लिए कोई सजेशन दीजिए।
ठीक है, डॉक्टर अनुराग। देखिए, नाक की हड्डी 100 में 40 लोगों की बड़ी रहती है। उससे यूजुअली अगर सिर्फ हड्डी बढ़ने से लक्षण आएंगे तो यूजुअली नाक के ब्लॉक करने का आएगा। अगर ये बोलें कि सर्दी होती है, कि सर्दी से मेरा तात्पर्य है कि जुकाम बना रहता है, तो उसमें हड्डी के अलावा दूसरे चीज़ों का भी योगदान होगा। तो इसमें बेहतर ये होगा कि इसकी अपनी एलर्जी की जांच कराएं और नाक का एक्सरे या साइनस या सीटी स्कैन कराएं। तभी दो कंप्लीट एक एनालिसिस करने के बाद में ही कराएं, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ एलर्जी है और हड्डी टेढ़ी है तो हड्डी टेढ़ी होने को सीधा करने के बाद में भी एलर्जी जाएगी ही नहीं, कम हो सकती, जाएगी ही नहीं। तो इसलिए पहले कुछ भी स्पेशली सर्जरी कराने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं और उसमें ताकि क्लैरिटी रहे कि क्या चीज़ दवाई से ठीक हो सकती है, लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती है और क्या चीज़ में सर्जरी आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं रमेश जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और जो जो डॉक्टर्स ने आपको कहा है वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही नियर बाई डॉक्टर से एक बार फिर से आप मेडिकल चेकअप अपना ज़रूर करवाइए ताकि और ज़्यादा अच्छे से आपको जानकारी मिल सके कि और क्या कुछ स्टेप्स आप उठा सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर चंडीगढ़ से आदेश खुराना जी जुड़ चुके हैं। आदेश खुराना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं 74 इयर्स का एज है और मेरे को गला खराब होने के बाद इमीडिएटली नाक वगैरह बंद हो जाता है और सांस की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को बताया जाए एंटीबायोटिक कितने दिन लेनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर शुभी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूँगी। गला खराब होना, उसके बाद सांस बंद होना और फिर सांस लेने में भी दिक्कत आना, थोड़ा सा एलर्जी की तरफ ही जा रहा है। ज़रूरी नहीं है हर बार जब भी एलर्जिक अटैक आए तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े। तो अगर ये अपना एलर्जिक इवैल्यूएशन करवाते हैं, क्योंकि गला ख़राब होने का भी बार बार कारण होता है कि एलर्जी ही हो रही है और नाक बंद होने का उसमें होता है कि एलर्जिक म्यूकस जो है वो नाक में आ गया है और उसने साइड के फिल्टर्स जिन्हें हम टर्बिनेट्स कहते हैं उनका साइज़ बढ़ा दिया है, तो उसमें नाक बंद हो जाती है। मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक्स की इतनी ज़रूरत नहीं होगी इनको। एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवाएं एलर्जी वाला और अगर पॉसिबल है तो एंटी एलर्जिक और नेज़ल स्प्रेज, जो स्टेरॉइड नेज़ल स्प्रेज होते हैं, वो शुरू करें। अगर सांस में बहुत दिक्कत हो रही है तो नाक बंद होने की वजह से हो रही है या फिर सांस की नली में इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि बहुत सारे एलर्जिक लोग जिन्हें नाक की एलर्जी होती है उन्हें एसोसिएटेड एस्थमा भी होते हैं। अब इनका ये ओल्ड एज में अगर आना शुरू हुआ है तो इनको एक डिटेल्ड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और लंग इवैल्यूएशन भी करवाना चाहिए मेरे हिसाब से कि एलर्जी इनकी सांस की नली में तो नहीं चली गई और एस्थमा में तो तब्दील नहीं हो रही है। उस केस में इन्हें जो और मुंह से लेने वाले इन्हेलर्स होते हैं उनका भी शायद इस्तेमाल करना पड़े। और जी हाँ, जब तक एलर्जी ऐसा वो है कि जब भी सिम्टम आए तो इनको दवाई ही लेनी पड़ेगी। इसको कोई भी तरीका नहीं है कम्प्लीटली 100% बॉडी से एलिमिनेट करने का, पर अगर ये नए दवाइयों से कंट्रोल हो रहा है तो ये लॉन्ग टर्म एंटी एलर्जिक और नेज़ल स्प्रेज जो भी हैं वो लेंगे तो उनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। एंटीबायोटिक्स अगर बार बार ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्यों ले रहे हैं उसका इवैल्यूएशन डेफिनेटली होना चाहिए। आई डोंट थिंक बार बार एंटीबायोटिक्स लेने का कोई सेंस है। तो बिल्कुल देखिए आरके जी, बिल्कुल भी जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा है कि बार बार एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप नेज़ल स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हेलर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा और आप एक बार फिर ज़रूर नियर बाई डॉक्टर को विजिट कीजिएगा ताकि और ज़्यादा डिटेल में आपको ये रिपोर्ट पता चल सके कि आपको और क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। रचिता, एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। रचिता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब। जी एक्चुअली ना मुझे काफ़ी टाइम से कफ एंड कोल्ड था, तो मैं अपने ENT से मिली थी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप एक बार CT करा के आइए। तो जब मैंने CT स्कैन कराया तो उसमें डेविएटेड नेज़ल सेप्टम आया था और फंगल एटियोलॉजी, तो उन्होंने मेरे को सर्जरी के लिए सजेस्ट किया है। ठीक है रचिता जी, आप कॉल पे बने रहिएगा। डॉक्टर ललित भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ललित, आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। साइनोसाइटिस के लिए या डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए एक हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कहा जाता है। अगर उस CT स्कैन में डेविएटेड नेजल सेप्टम आता है, साइमल्टेनियसली अगर उन्होंने एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस
मतलब डायग्नोज किया है। क्या इनके लिए कोई डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है जो पहले से चल रही हो? नहीं सर, डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज नहीं है तो ये मोस्ट लाइकली एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस होता है। एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में हम जनरली जो साइनसेस की ओपनिंग है उनको वाइड करते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरीज के थ्रू, जिससे कि हम जो एलर्जिक फंगल मटेरियल होता है या फंगल डेब्रिस होता है उसको क्लियर करते हैं, जिससे कि साइनस का जो नेचुरल ड्रेनेज पाथवे है वो इजीली फैसिलिटेट हो, उसके सारे सिक्रीशंस क्लियर हो, जिससे कि हमारा साइनस का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो मेंटेन हो। इसके लिए हमको सर्जरी के बाद में हेलो यस सर। हाँ, सर्जरी के बाद में भी हमको इसमें नेजल डूशिंग जो साइनस इरिगेशन होता है, जो पहले डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमें फिजियोलॉजिकल सेलाइन जस्ट लाइक नॉर्मल सेलाइन से हमको साइनस को रूटीनली वॉश आउट करना होता है, जिसको नीति कहते हैं, जलनीति कहते हैं। तो अगर हम इसमें सेप्टोप्लास्टी जो कि डेविएटेड नेजल सेप्टम है, जो एक ऑब्स्ट्रक्शन है साइनसेस के लिए, प्लस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जिसको बोलते हैं, अगर हम उसको करेंगे तो एक हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, जिसमें कि आफ्टर सर्जरी आपको एक नेजल डूशिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम आई थिंक पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं रचिता जी आपको भी आपके सवाल को जवाब मिल चुका होगा। इस बीच हमारे साथ और दो कॉलर जुड़े हुए हैं। गोवा से विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। विनोद जी, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए ताकि हमारी आवाज आप तक समय पर पहुंच पाए और आप भी हमारे सवालों के जवाब दे पाए। ठीक है, विनोद जी के पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ दूसरे कॉलर कोलकाता से जुड़े हुए हैं सुशील कुमार जी। सुशील जी बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ललित जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे साथ छींक चालू हो जाती है। मैं 62 ईयर्स का हूँ और थोड़ी देर ठीक रहती है और घर से बाहर निकलते ही छींक बंद हो जाती है। ठीक है सुशील जी, आप जी 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 आप कॉल पर बने रहिएगा, क्योंकि आपने एक ही और बोलता हूँ मैं, डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर दिखाना, इनका टेलीफोन नंबर भी अगर आप लोग दें इनके ऊपर तो हम लोग को सुविधा रहती है। आप माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो हम तक क्लियर नहीं पहुंच पाई है। डॉक्टर है, इनका टेलीफोन नंबर या डॉक्टर उनका टेलीफोन नंबर आप दीजिए स्क्रीन के ऊपर, तो हमें बात करने में उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सुशील जी, आपकी बात और आपकी राय भी हम डॉक्टर से ज़रूर साझा करेंगे और अगर उनकी परमिशन होगी तो हम आपके लिए सुविधा भी मुहैया करा देंगे। फिलहाल क्योंकि आपने डॉक्टर ललित का नाम लिया है तो मैं डॉक्टर ललित आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगी, क्योंकि पर्टिकुलर वो आपसे जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनकी बात सुनने के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि उनको पोस्ट नेजल ड्रिप है, जिसको हम गले में रेशा आना बोलते हैं। रेशा आना ये एक साइनोसाइटिस का एक काफ़ी कॉमन फीचर है जो कि ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। अगर उनको कोई भी सीरियस मतलब जैसे कि हेडेक वगैरह नहीं है, कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है, तो अगर वो रूटीनली जलनेती और स्टीम इनहेलेशन लेंगे, साइमल्टेनियसली उसके साथ में कुछ स्टेरॉयडल स्प्रे होते हैं, स्टेरॉयडल स्प्रे को वो ऑफ एंड ऑन लेते रहेंगे और अगर जलनेती करेंगे तो जलनेती से भी उनकी समस्या को काफ़ी हद तक हम लोग ठीक कर पाएंगे। और जलनेती एक लॉन्ग टर्म यूज़ करने में भी उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो जितना चाहे जलनेती कर सकते हैं। या जैसे कि हम जनरली गाँव में या फिर जहाँ पर नॉर्मल सैलाइन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर हम 1 गिलास के रफली पानी में, बॉइलिंग वाटर में आधा चम्मच सेंधा नमक और आधा चम्मच मीठा सोडा भी मिलाएंगे तो एक ऑलमोस्ट फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, जिससे कि वो जलनीति कर सकते हैं, जिसमें एक नाक को बंद करके पानी को नाक से खींचेंगे, मुंह से स्पिट कर थूक देंगे, साइमल्टेनियसली दूसरी नाक से खींचेंगे पानी, मुंह से थूक देंगे। तो ये एक बहुत कॉमन जलनीति की प्रक्रिया है जो कि बड़े आसानी से घर पे की जा सकती है और काफ़ी सारा जो पॉल्यूटेंट मटेरियल है प्लस फंगल मटेरियल है या फिर और कोई सिक्रीशंस हैं वो साइनस के बहुत इजीली क्लियर आउट किए जा सकते हैं, जो कि एक बड़ा नेचुरल होम ट्रीटमेंट है जो कि बड़े आसानी से घर पे किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है सुशील जी आपको आपके सवालों को जवाब मिला होगा। और इस बीच पटना बिहार से हमारे साथ एक कॉलर
गरिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 4 साल का है, उसका पिछला 6 महीना से नाक हमेशा जाम रहता है। ठीक है, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर पंकज, मैं आपसे सवाल का जवाब चाहूंगी। देखिए, आपका बच्चा का उम्र 4 साल है और उसका जो है नाक हमेशा बंद रहता है जी, यही तकलीफ है ना? तो देखिए, मतलब ऐसे नॉर्मल रहता है, देखेंगे तो फिर पूरा जाम हो जाता है। देखिए क्या होता है ना, बच्चों में जो है रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं और जिसके कारण की है उसका नाक से जो है आपका छींक आना, नाक से पानी आना, ये एक हाँ, अगर नाक से लगेगा ना, कुछ स्प्रे डालेंगे तो लगेगा कि कुछ नाक से निकल रहा है। हाँ, तो वो जो है कॉमन जो है हमारा एक समस्या होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो है रिकरेंट एपिसोड में इन्फेक्टेड होते रहते हैं, उनको इन्फेक्शन, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता नहीं है। थोड़ा भी अगर ठंडा गर्म एसी चल गया या आपने एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, उस वजह से बच्चों में ये तकलीफ़ होती है। दूसरा क्या होता है कि जो बच्चों के पीछे, जैसे कि नाक के पीछे एक टिश्यू है जिसको एडेनोइड बोलते हैं, वो बच्चों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। तो आप जब एक्सरे कराएंगे अपने ENT कान गला के रोग के विशेषज्ञ से जब आप मिलेंगे तो आप उनको बोलिएगा कि एक एडेनोइड का एक्सरे कराने के लिए। तो बच्चों में क्या होता है कि ये जो टिश्यू होता है जनरली बड़ा होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है बच्चे का जो नाकों का जो क्लियरेंस है, मुंह खोल के सांस लेना, रात में सोने के समय नाक से आवाज़ आना, हाँ, खराटे की आवाज़ आना और बार बार नाक का बंद हो जाना, और जो नाक उसका बंद हो जाता है। हाँ, नाक बंद होने में क्या है कि नाक के अंदर जो है 2 मांस होते हैं जिसको टर्मिनेट बोलते हैं। एलर्जी के पेशेंट में क्या होता है कि बच्चों का जो टर्मिनेट है ना, रिकरेंट जो नाक से आपका छींक आना, नाक से पानी आना, वो काफ़ी ज़्यादा सूज जाता है, ठीक है, जिसके कारण से बच्चे का नाक बिल्कुल चौक हो जाता है और मुंह खोल के सांस लेने लगता है। तो सोने में उसको दिक्कत भी होता है, नाक जाम हो जाता है। तो बच्चों को क्या है कि आप जो है, एक तो आप स्टीम दिलाइए, है ना, घर पे प्लेन वाटर का थोड़ा गुनगुना पानी लेके, आजकल अच्छा स्टीमर भी आता है जो मार्केट में मिलता है, वो स्टीम दिलाइए बच्चों को सुबह शाम। और नाक की एक ड्रॉप आती है जो कि आप अपने कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के पास जब जाएंगे तो बच्चों के एक नाक का ड्रॉप, तो उसको एक स्प्रे टाइप का दीजिए जो दोनों नाक में बोलते हैं सुबह शाम डालने। बिल्कुल सही दिया है उन्होंने, बिल्कुल सही दिया है। आप वो स्प्रे का यूज कीजिए, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है उस स्प्रे के ऊपर। अगर आप ज़्यादा स्प्रे लंबे समय तक करेंगे तो उसका नुकसान भी है। जब तक बहुत ज़्यादा नाक में बंद ना हो जाए, रात में नींद नहीं आ रही है, बच्चा बिल्कुल सो नहीं पा रहा है, तो आप उस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमेशा ये प्रॉब्लम रह रही है तो बच्चों को अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसका खान पान अच्छा कीजिए और उसका धूल मिट्टी से जो कांटेक्ट में आता है वो साफ़ सफाई रखिए, घर के अंदर हैंड वॉश कीजिए हमेशा उसका बच्चे का। और वो शाम के टाइम पर उसका बढ़ जाता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि शाम होते होते नाक पूरा कुनकुनाने लगेगा, नाक बंद है, सांस लेने में मतलब नाक से ही मुंह से सांस लेता है, फिर नाक से दिक्कत होने लगता है। हाँ, तो वैसे परिस्थितियों में क्या है ना, पहले आप उसको स्टीम दिलाइए पहले, ठीक है, क्योंकि डेली तो ड्रॉप आप यूज नहीं कर सकते ना, उसका लिमिटेशन है ड्रॉप यूज करने का। और ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा आपका, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ये प्रॉब्लम, ये समस्या भी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी, खुद अपने ठीक हो जाएगा। पहले चलिए ठीक है गरिमा जी, क्योंकि हमारे साथ देखिए समय का अभाव है हमारे पास और बैक टू बैक कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लक्ष्मण जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, लक्ष्मण जी से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप दोबारा भी हमें कॉल कर सकते हैं। नरेंद्र जी इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे राइट रेशा बहुत चलता है जी। नरेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना सवाल दोहराएं क्योंकि आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ पाई। मेरे कान से बहुत रेशा जाता है। नरेंद्र जी, पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज अगर हो सके आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे राइट ईयर से रेशा बहुत जाता है। चलिए ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब डॉक्टर अनुराग जी से ले लेती हूँ।
इस सवाल का जवाब देने से पहले एक सामाजिक मैसेज देना चाहता हूँ कि जुखाम होने पर जो नाक को छिनकने की हमारे यहाँ एक सामाजिक प्रवृत्ति है कि हम जोर लगा के अपनी नाक साफ़ करते हैं या रोज़ाना भी सुबह उठ के नाक साफ़ करते हैं। इससे हमारे देश में कानों की समस्या बहुत होती है, क्योंकि कभी जुखाम में आपने कस के जोर लगाया तो जैसा आपने स्कूल में पढ़ा होगा न्यूटन का तीसरा नियम कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ऐसे जब हम बाहर की तरफ जोर लगा के साफ़ करते हैं तो नाक के पिछवाड़े पे भी वो बैक प्रेशर लगता है और नाक के पीछे ही चूँकि कान की ट्यूब्स खुलती हैं तो कोई भी बलगम अगर वहाँ हुआ तो फट से कान में चला जाता है। तो जो इनको कान में रेशा आ रहा है वो कहीं ना कहीं इनको जुखाम से इनकी कान की हड्डियों में रेशा जम गया है और अब वो हड्डियों से इन्फेक्शन हो करके इनको कान में रेशा आता है। ऐसे लोगों के लिए 3-4 चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो कान के से रेशा आने को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर वो रेशा अंदर ही अंदर हड्डियों को गलाए तो दिमाग तक जा सकता है, तो ज़रूर जाके अपना पूरा एवेल्यूएशन कराएं और ट्रीटमेंट लें। 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ट्रीटमेंट के अलावा कि कान में पानी ना जाने दें, जब नहाएं तो रुई पर थोड़ी सी वैसलीन लगा के कान में ठूस के नहाएं, उस करवट ना सोएं जब आपको रेशा आ रहा है, वरना और रेशा और ज़्यादा आएगा। और तीसरी चीज़ है कि नाक को छिनकना बंद करें। इसको इस प्रवृत्ति को और अपने आसपास जो भी लोग ये सुन रहे हैं या ये देख रहे हैं टेलीविज़न शो, मैं चाहूँगा आप भी अपने आसपास ये अवेयरनेस बढ़ाएं कि नाक को छिनकना बंद करें। इससे आपका अच्छा खासा सिस्टम को आप ख़राब करने की तरफ पुश कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कुलदीप पंजाब से जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट जी है। हेलो जी कुलदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। मैडम ऐसे है कि मेरे को ना नाक की प्रॉब्लम चल रही है कई साल से। ठीक है मैडम, आज आ रही है आवाज। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था, वो कह रहे थे नाक का मांस बढ़ा हुआ है। ठीक, नाक का मांस बढ़ा हुआ है और मेरे ब्रदर को भी यही प्रॉब्लम थी, उसने 2-3 बार ऑपरेट करवाया था। 2-3 बार ऑपरेट करवाने के बाद वो कहते हैं नाक का मांस बिल बढ़ जाता है। मैं दवाई लेता हूँ तो मैडम ठीक हो जाता हूँ, और थोड़ी देर के बाद मेरे बहुत आती है। ठीक है कुलदीप जी, तो आपके सवाल का जवाब डॉक्टर शुभी से लेना चाहेंगे हम। डॉक्टर शुभी सर, नाक में दिक्कत आने का मतलब आपका है कि नाक में से पानी आता है, छींक आती है, या नाक बंद रहती है? मैडम नाक बंद भी हो जाता है। बंद भी हो जाता है और पानी भी आता है। मैडम टीवी पे सुनो जरा। बस पानी, बस बंद होती है नाक। डॉक्टर बताएंगे टीवी पे आप? ठीक है, मुझे लग रहा है आपके ऑडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है डॉक्टर, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर ललित हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर ललित, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि नाक में मांस बढ़ गया है और इनकी आई थिंक 2 या 3 बार सर्जरी पहले भी हो चुकी है। अगर इनकी 2 या 3 बार सर्जरी पहले हो चुकी है तो हमें दोबारा से एक सीटी स्कैन करा के देखना पड़ेगा, जिसमें कोरोनल सेक्शन, सैजिटल सेक्शन वगैरह हमको एक प्रॉपर तरीके से लेने पड़ेंगे। उसमें देखने पे पता चलेगा कि इनके साइनस कौन कौन से साइनस ब्लॉक हैं और साइनस का जो पैसेज है वो प्रॉपरली मतलब मेंटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। आफ्टर सर्जरी के बाद उसका जो पैसेज है साइनस का वो पूरी तरह से खोल दिया जाता है। अगर कोई साइनस का ब्लॉकेड है जो कि परसिस्ट कर रहा है सर्जरी के बाद भी, तो हो सकता है कि उसमें दोबारा से पॉलिप फॉर्मेशन, पॉलिप्स वगैरह बन गया हो, या पॉलिप के साथ में कोई हड्डी है जो कि हमें निकालनी है वो नहीं निकाली गई है, नाक की हड्डी टेढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से इवेलुएट करनी पड़ेंगी। और साइनस अगर ब्लॉक है तो उसको खोलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी एक साइनस प्रॉब्लम्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो कि अब आई थिंक हर छोटे से छोटे शहर में अवेलेबल है, जिसको कि बड़ा आसानी से दूरबीन के द्वारा नाक की सर्जरी की जा सकती है, जो कि ये मतलब आई थिंक दोबारा करनी पड़ेगी जैसा इनके बातों से लग रहा है। साइमल्टेनियसली अगर सर्जरी करने के बाद भी अगर ये जल नीति वगैरह नहीं करेंगे या कोई स्टेरॉयड वगैरह स्प्रे नहीं लेंगे तो ये मांस दोबारा बढ़ सकता है, क्योंकि साइनोसाइटिस एक मेडिकल बीमारी है, ये कोई सर्जिकल बीमारी नहीं है। मेडिकल बीमारी ये लंबे टाइम परसिस्ट करती है तो नाक का मांस बढ़ जाता है। अगर हम उसको मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो सर्जिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमें
एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के द्वारा उस साइनसेस को खोलना पड़ता है। और ये नहीं है कि आपने एक बार सर्जरी करा ली तो दोबारा मतलब ये बीमारी नहीं आएगी, दोबारा आ सकती है। इसलिए हमें साइमल्टेनियसली एक मेडिकल मैनेजमेंट भी उसके साथ साथ में हमको लेना पड़ेगा, जो कि वो सर्जरी आई थिंक एक लंबे टाइम के लिए लेना पड़ता है। डॉक्टर ललित, अभी इस बीच हमारे साथ देखिए समय का बिल्कुल ही अभाव है, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर बढ़ चुके हैं और 3 कॉलर्स अभी भी हमारे साथ है। शॉर्ट में सवाल, शॉर्ट में जवाब हम चाहेंगे। विनोद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी विनोद जी। मैडम, मेरे को 10-15 साल से साइनस है जी, और मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया है। अभी 5-6 साल हो गए हैं, पर उसके बाद भी कोई रिलैक्स नहीं है और अभी कान में भी समस्याएं आने लग गई है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर पंकज से ले लेते हैं। डॉक्टर पंकज, देखिए, ये जो आपका 10-15 साल का जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका जो साइनस है क्रॉनिक हो चुका है। ठीक है, जो आपने ऑपरेशन कराया है 4-5 साल पहले जो ऑपरेशन कराया है, तो उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बीमारी है उसका रिकरेंस हुआ है। ठीक है, वो बीमारी फिर से उत्पन्न हुई है। तो आपको इसमें क्या है कि आपको जो भी नज़दीकी कान नाक गले के जो विशेषज्ञ हैं उनसे फिर से आपको चेकअप कराना चाहिए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, नाकों का दूरबीन की जांच कराना, और एक जो कॉमन CT स्कैन होता है साइनस का, वो CT स्कैन करवाइए और उससे पता चलेगा कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपके साइनसों का। क्योंकि आप लंबे अंतराल से अगर आप इसको छोड़ेंगे और ये मान के चलेंगे कि हमने ऑपरेट करा लिया और हम 100% अब फिट और ठीक हैं, तो वो गलत है। क्योंकि ये रिकरेंस, ये जो साइनस की प्रॉब्लम है, रिकरेंस होने के काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो आप अपने नज़दीकी कान नाक गले रोग के विशेषज्ञ से दिखाइए और उपचार कराइए। हाँ, मेरे को ठंडा बिल्कुल भी सूट नहीं होता, मतलब ठंडा पानी अगर पिया ना तो दिक्कत हो जाती है। तो इसको अवॉइड कीजिए। आपको पता है कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप ठंडा पानी को ना पीकर आप नॉर्मल वाटर पीजिए। ठीक है विनोद जी, उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा। आपको कोल्ड चीज़ें अवॉइड करनी है, वार्म चीज़ों की ओर ज़्यादा बढ़ना है। हमारे साथ जोधपुर से अगले कॉलर किशन जी जुड़ चुके हैं। किशन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, मुझे एलर्जी की बड़ी प्रॉब्लम है मैम, काफ़ी टाइम से नाक बहता है, दिन में 3-4 बार जुकाम हो जाता है, बहुत समस्या रहती है। ठीक है सर। डॉक्टर अनुराग, इन शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूँगी। अगर इन्हें बहुत लंबे समय से एलर्जी की प्रॉब्लम जिस तरह से बता रहे हैं, तो बेस्ट ये रहेगा कि अपना एलर्जी का असेसमेंट करवाएं। आजकल ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आपको कॉमन जो चीज़ें आपके आसपास हैं उनमें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है वो पता चल सकता है, और आप उसके प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। उससे इनकी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प होगी। चलिए ठीक है, एक आखिरी कॉलर हमारे साथ ललित दिल्ली से जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ लीजिए। ललित जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया उनसे। लेकिन देखिए, आज हमने चर्चा की साइनस को लेकर के, और साइनस के जो तमाम सिम्टम्स थे या फिर जो मिसकंसेप्शंस थे उसको भी डॉक्टर्स ने दूर किया। इस बात का खास ख्याल रखिए कि अगर आपको भी साइनस है तो फिर आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। स्टीम लीजिए, जल नीति जैसे डॉक्टर्स ने बताया आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ आज डॉक्टर पंकज कुमार जुड़े हुए थे, डॉक्टर अनुराग जैन जी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर शुभी त्यागी हमारे साथ जुड़ी, और डॉक्टर ललित वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के जवाब देने के लिए। और इसी तरह अगले शनिवार और रविवार एक नए विषय के साथ हम आपके सामने दोपहर 3 बजे हाजिर होंगे। तो टाइम भी नोट कर लीजिए, नंबर भी नोट करके रख लीजिए, ताकि अगले शनिवार और रविवार इसी समय आप हमसे दोबारा जुड़ पाए। डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ रहेगी और उस विषय को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को नमस्कार।